नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी, प्रकरण 12, एक नई शुरुआत। लेखक है जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनीपिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सजना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी के लिए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंग्रेज वर्ण रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। तो हम गद्य देखते हैं। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। अब यहाँ प्रोफेसर रामेश और उनके जो सहायक है माधवन, 2 वैज्ञानिकों हैं और उनके जीवन में आज ये पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र की परीक्षण संपन्न करने जा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत भी नहीं लेकिन असंभव ही है। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर के प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से धमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चलित चैम्बर में प्रवेश हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। अब यहाँ होता क्या है कि मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त किया था। उसका एक खंड प्रोफेसर रामेश की प्रयोगशाला में और दूसरा खंड वहाँ था जहाँ 500 मीटर दूर उनके सहयोगी जो माधवन है, तो माधवन के घर में स्थापित था। आज इनके द्वारा मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित किए जाने का प्रयोग संपन्न हो रहा था। खुद प्रोफेसर रामेश अपने शरीर को प्रक्षेपित करने का प्रयोग कर रहे थे। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। अब यहाँ दूसरे छोर पर माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए बैठा था और प्रोफेसर का शरीर मूल तत्वों को विभक्त होना प्रारंभ कर दिया था। इधर एक एक क्षण माधवन की कैसे लगती थी कि मानो 1 साल से बराबर लग रही थी। इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई। कौन सी घटना? कि जब प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिले थे, वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा।
उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समय में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो प्रोफेसर रामेश से पहली बार माधवन मिलता है उस समय का दृश्य है। ये दृश्य अब माधवन के आंखों के समक्ष आ चुका था कि वे आनंद सर के सिफारिश से पत्र लेकर उन्हें मिलने आए थे। तब जो रामेश की जो चेतन वृत्ति थी, रामेश की जो स्थिति थी, वो जो कंप्यूटर में अपना सब कुछ दिमाग लगाए बैठे थे, जो इसी क्षण थी, ये सब यहाँ माधवन को याद आ गई। इधर प्रोफेसर रामेश ने माधव की चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा, क्योंकि ये क्षण ऐसी थी, ये काम ऐसा था। इसलिए जब पहली बार प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा तो ये सोचने लगते हैं, ये चाहते हैं कि माधवन के साथ ये प्रोजेक्ट की बात है, ये शेयर की जा सकती है या नहीं, और ये जो काम है उसमें माधव को शामिल किया जा सकता है या नहीं, उनकी तेजस्विता कैसी है, ये झांकने का प्रयत्न यहाँ प्रोफेसर रामेश करता है। उसको आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रशिक्षण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? अब होता क्या है कि जब पहले प्रोफेसर रामेश ने माधवन के बारे में ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मानव प्रशिक्षण यंत्र के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में जब बताते हैं तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये पूछने लगते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि क्या ये बात संभव है क्या? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? अब तब उन्हें क्या बताया कि ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी के परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। अब यहाँ माधवन को जब आश्चर्य होता है और ये क्या संभव है कि जो विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा कैसे समझाया जाता है कि वस्तु को उसके मूल तत्वों से विभक्त किया जा सकता है, फिर उन तत्वों से जोड़कर मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है। तब प्रोफेसर रामेश उसे कहने लगता है कि हाँ, ऐसा अवश्य होता है, क्योंकि ये तो हम 5वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तब माधवन कहता है कि हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने ये कहकर उनकी बात पर समर्थन किया। तब प्रोफेसर रामेश क्या कहते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम
उस वस्तु के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कालपुंजों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवंत प्रोफेसर रमेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्ट काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ प्रोफेसर रमेश माधवन को समझाते हुए क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रोफेसर रमेश ने उसे बताया कि जिस प्रकार फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित करके दूसरे स्थान टीवी स्टेशन पर जिस तरह से हम प्रस्तापित कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ हम जो विभक्त मूल तत्व है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। वहाँ तरंगों को ग्रहण करके उन्हें वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके मूल रूप में पुनः बदल सकते हैं। तो इस बात को यहाँ कहते हैं कि हाँ, यह तो माधवन की उसकी बातों का समर्थन था। क्या कि हाँ, यह तो सब ठीक है। अब प्रोफेसर रमेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि, तो ये क्या कहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले से मुकाबले काफी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली। अब प्रोफेसर रमेश माधवन को क्या समझाते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को अपने मूल तत्वों में विभक्त हुए वस्तुओं के साथ जोड़कर पुनः पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी ये कर सकते हैं हम। लेकिन ये मुकाबला काफी जटिल है और श्रम साध्य है, यानी कि ज्यादा मेहनत वाला, ज्यादा परिश्रम वाला है, लेकिन ये कार्य हो सकता है। ऐसा कहकर प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही ना पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? अब यहाँ प्रोफेसर रमेश की बात सुनकर माधवन क्या कहता है कि बात तो सही है, और मैंने ये समझ भी लिया कि ये बात सही है कि ऐसा हो सकता है। और ऐसी बात सुनकर माधवन जो है सम्मोहन यानी कि मोहित करने या लुभाने की क्रिया की अवस्था में
आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन उन्हें एक सवाल जो आया वो सवाल ये है कि सर माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर सिद्ध के होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं, ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की से मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों से परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले अपने मूल तत्वों को विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों का एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। अब जब माधवन को आश्चर्य होता है तब प्रोफेसर उसे समझाते हुए क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो तरंग होते हैं उस तरंगों में हम क्या करते हैं कि एक टीवी स्टेशन होता है, तो उस टीवी स्टेशन से दूसरे टीवी स्टेशन पर हम सेट करते हैं। इसी प्रकार हमें क्या करना है कि एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के मूल तत्वों में जो मूल तत्व है वो विभक्त करके उन तत्वों को दूसरे विशेष प्रकार के तरंगों में परिवर्तित करके दूसरे स्थान भेजेंगे और वहां इन तरंगों को ग्रहण करके मूल तत्वों के परिवर्तित करके मूल रूप में हम फिर से बदल देंगे। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हल्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। वहां देखते हैं कि प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ फिर फूल गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली को नियंत्रित से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। होता क्या है कि उतने में ये जो बातें कर रहे थे तो तब उतने में तंद्रा खुल जाती है और तंद्रा भंग हो जाती है। और तब होता क्या है कि माधवन की तंद्रा भंग होते ही मानव प्रक्षेपण यंत्र से धुआं उठने लगता है और धुआं देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसने देखा प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर जा रहा है। तभी कमरे के पावर सप्लाई ऑफ हो गई और प्रक्षेपण यंत्र के नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने से प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रित से बाहर जा चुका था। वह हवा के बहाव के साथ जो प्रयोगशाला के पीछे वाली नाले में और उड़ रहा था। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनके थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे
की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। वहाँ का दृश्य क्या था कि नाले के किनारे जो झुग्गी यानी कि झोपड़ियों थी, उस झोपड़ियों के बाहर काफ़ी चहल पहल मची हुई थी। वहाँ अभी अभी शराब पीकर दो लोग आए थे और वो गाली गलौज कर रहे थे और पास में चेचक यानी कि शीतला रोग से पीड़ित मरीज लेटे हुए थे और थोड़ी ही दूरी बैठी माँ अपने माँ के पास बच्चे खाने की जिद कर रहे हैं और माँ उसके पास चूल्हे की गीली लकड़ियों के जूझते हुए अपने बच्चों की पूरी तरह से डांट रही है। ऐसा दृश्य वहाँ दिख पड़ता है। इधर माधवन की दशा देखने के लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रम में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। अब इधर माधवन की दशा बहुत बुरी थी, देखने की लायक ही नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वो फायर ब्रिगेड वाले को तो कभी बिजली वाले को फोन कर रहा था और इसी झंझट में 15 मिनट का समय कब चला जाता है पता नहीं चलता। सहसा माधवन के दिमाग में विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली की स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। अब माधवन का दिमाग चलता है। उसके मन में एक विचार कौंधा और ये क्या करता है कि प्रक्षेपण यंत्र के साथ जो स्विच का पावर बॉक्स है वहां से ये निकालता है और सीधा बिजली की स्विच से जोड़ देता है। तभी क्या होता है कि इस कमरे में रोशनी फैल जाती है और मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो जाता है। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष सीमा में था। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गए। अब क्या हुआ कि संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का जो शरीर था वो नियंत्रण कक्ष के सीमा में था और इसी के कारण हुआ क्या कि तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली और उसके कार्य प्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसने लगे बटनों को दबाने लगा। अब माधवन ने क्या किया कि ये जब कार्य प्रणाली देख लेता है तब ये जल्दी से चैम्बर के पास पहुंच जाता है और उसमें लगे जो बटन है ये बटनें दबाने लगता है। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधव की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल में कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। अब थोड़ी ही क्षणों में अंतराल क्या होता है कि सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने लगती है। लेकिन जब उन्हें माधवन ने प्रोफेसर रामेश को अपनी बाहों में लिया तो उनका शरीर उन्हें अचेत सा लगता है। इसलिए वे कोई भी जरा सा भी समय गंवाए बिना डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगते हैं। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया कि फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क से काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षण का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार थे। नाले के सड़ाल मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा।
अब यहाँ देखते हैं कि जब माध्वन प्रक्षेषण यंत्र का स्विच निकालकर उसे बिजली से स्विच जोड़ता है तभी मानव प्रक्षेषण यंत्र कार्यरत तो हो जाता है। और माध्वन ने पाया कि प्रयोग प्रोफेसर का शरीर नियंत्रण कक्ष के सीमा में था और मशीन की कार्य प्रणाली आते ही वे तरंगे स्विच की ओर घूम जाती है और कुछ अन्य स्विच चालू करने के रिसीवर चैम्बर में हलचल तो मच जाती है और प्रोफेसर रामिस बाहर भी आ जाते हैं और उन्हें जब बाहों में लेते हैं और उसका जो अचेत शरीर देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और तभी उन्हें होश आता है। ये सब ये देखते हैं और जब उन्हें होश आता है तब उसको बधाई भी देते हैं और बधाई देकर कहते हैं कि आपका प्रयोग सफल हुआ। अब प्रोफेसर रामिस का मस्तिष्क में काफ़ी उथल पाथल मच जाती है और ये जो मेहनत थी, ये मेहनत और सारे वर्षों की मेहनत थी और उनका जो महान आविष्कार था जो उन्हें भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। आविष्कार यानी कि इजाद, किसी बात का पहला पता लगाना, इसे हम आविष्कार कहते हैं। तो ये उनका सफल रहा था और उसके बाद उन्हें लगता है कि नाले के जैसे सड़ाल मारते जो पानी के किनारे बजाते हुए मानवीयता और उन्हें हिलाकर रख देते हैं और संपूर्ण व्यक्तित्व उन्हें खोखला नजर आने लगता है। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी और कहते हैं, प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो उसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल आए। अब यहाँ जब माधवन उसे बधाई देते हैं, सफल प्रयोग की बातें करते हैं, तब रामिस क्या कहते हैं कि ये प्रयोग कैसा प्रयोग? अभी तो हमें काम शुरू करना है और हमारे देश में लाखों नागरिकों हैं जो कुपोषण से पीड़ित हैं, तो उन्हें हमें बचाना है और न्यूनतम सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवानी है और यह बहुत बड़ा काम है और तभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। ऐसा कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल आए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। अब यहाँ माधवन हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर रामिस की जो स्थिति थी, दुर्घटना थी, ये देखी थी और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन पर क्या बीती थी और किन हालात में वे बड़ा इतना फैसला लेने में सक्षम हुए थे। ये उन्हें अचंभा सा लगता है कि ऐसी स्थिति, क्योंकि उन्होंने माधवन ने ये स्थिति देखी थी। तो इस तरह से हम ये जो नई शुरुआत जो प्रकरण देखा उनमें हमें क्या प्राप्त होता है कि एक सर्वथा नवीन काल्पनिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित ये रचना है और इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों, प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन, उन दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर के तरंगों को रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और इससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से यहाँ विस्मयकारी वर्णन इस प्रकरण